नमस्कार। मैं सुशीला गुलरिया। मैं आज की कक्षा में रस सिद्धांत लेकर आई हूँ। पिछली कक्षाओं में अपन ने रस की परिभाषा पढ़ी, रस के अवयव देखे। रस की परिभाषा का अगर सवाल आपकी जो है परीक्षा में आता है, प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, तो उसका उत्तर कैसे लिखा जाए वो अपन ने पिछली कक्षाओं में देखा। आज अपन रस सिद्धांत को बड़े ही जो है सहज सरल भाषा में समझते हैं। देखो, रस सिद्धांत संस्कृत साहित्य शास्त्र के अंतर्गत प्रमुख संप्रदायों में रस सिद्धांत सबसे अधिक विशिष्टता और प्राचीनता रखता है। देखो, बीए तृतीय वर्ष में केवल रस सिद्धांत ही है, लेकिन इसके अलावा भी संस्कृत साहित्य शास्त्र में, हिंदी साहित्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, अनेक संप्रदाय है। तो इन सभी संप्रदायों में सबसे पुराना संप्रदाय है रस सिद्धांत। आपको बीए फाइनल में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रस सिद्धांत को समझाइए, तो आपको सीधा और अपनी ही लैंग्वेज में क्या लिखना है, संस्कृत साहित्य शास्त्र के अंतर्गत प्रमुख संप्रदायों में सबसे प्राचीन संप्रदाय रस सिद्धांत है। बस इतना लिखना है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है, जिसकी व्याख्या अपने को कहाँ मिलती है? नाट्य शास्त्र में मिलती है। अपने हिसाब से लिख देना। इसलिए नाट्य शास्त्र को संस्कृत रस सिद्धांत के प्रवर्तक कृति के रूप में मान्य किया जाता है। नाट्य शास्त्र में अनेक पूर्ववर्ती रसमर्मज्ञ आचार्यों का भी उल्लेख है। समझे? ये मैंने पिछली कक्षाओं में बता दिया है क्या, कि नाट्य शास्त्र में अनेक पूर्ववर्ती, नाट्य शास्त्र से भी पहले रस को जानने वाले आचार्यों का उल्लेख है। अब नाट्य शास्त्र में रस को जानने वाले आचार्यों का उल्लेख है, तो इससे अपने को पता चलता है कि उनसे बहुत समय पहले इस सिद्धांत का अस्तित्व था। किनसे बहुत समय पहले? भरत मुनि से बहुत समय पहले रस सिद्धांत का अस्तित्व था। और उसकी एक दीर्घ परंपरा थी, उसकी एक लंबी परंपरा थी। यानी भरत मुनि से पहले भी रस सिद्धांत अस्तित्व था और पहले से ही चला आ रहा था। चूँकि भारत के पूर्ववर्ती विचारकों की रस विषयक धारणाओं का संयोजित रूप उपलब्ध नहीं होता है, संयोजित यानी व्यवस्थित रूप है ना, उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए भरत मुनि को ही इस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य माना संगत प्रतीत होता है। क्यों मानना प्रतीत होता है भरत मुनि को ही? क्योंकि पहली बार भरत मुनि का ही व्यवस्थित रूप से नाट्य शास्त्र ग्रंथ अपने को मिलता है, प्रमाणिक ग्रंथ अपने को नाट्य शास्त्र मिलता है। और इस ग्रंथ में रस सूत्र की व्याख्या है, रस का सूत्र है और उसकी व्याख्या भी दे रखी है। कितने रस होने चाहिए, स्थायी भाव, विभाव, सबका उल्लेख अपने को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो ये सबका उल्लेख प्रमाणित रूप में मिलता है। इसी आधार पर भरत मुनि को अपन रस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। आगे देखो, जब रस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को मानते हैं, तो देखो किस प्रकार मानते हैं इनको। भरत के समय से परवर्ती युगों तक रस सिद्धांत का जो विकास हुआ, उसके मूल में भरत का रस निष्पत्ति विषयक सूत्र रहा है। किसके मूल में? जब रस सिद्धांत का विकास हुआ, तो रस सिद्धांत का विकास क्यों हुआ? जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो रस निष्पत्ति, रस का उत्पत्ति जो सूत्र दिया है, कौन सा सूत्र? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही है ना, उस सूत्र की व्याख्या रूप में ही रस सिद्धांत का विकास हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने रस की परिभाषा दी। अब रस की परिभाषा देते देते कई लोग हैं ना जो मानते हैं, जैसे रस को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि काव्य की आत्मा रस ही है, नाटक की आत्मा रस ही है, काव्य तभी प्रसिद्ध होगा, काव्य तभी यश की प्राप्ति करेगा जब काव्य में रस हो, अर्थात पाठक या सहृदय को आनंद प्राप्त हो, तभी वह है ना आगे चलकर काव्य प्रसिद्ध होगा। तो इसकी व्याख्या करते करते है ना रस ने एक सिद्धांत का रूप धारण कर लिया। ठीक है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत की यह स्थापना परवर्ती युग में रस सिद्धांत का आधार भूमि रही। ध्यान देने की बात है, रस सिद्धांत की आधार भूमि क्या रही? भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या। स्वयं भरत ने रस का जो सर्वांगीण और सविस्तार विवरण प्रस्तुत किया है, उसका आधारभूत सिद्धांत भी यही है। उन्होंने रस के विभिन्न अंगों, रस की निष्पत्ति, रस की संख्या, रस की विविध दशाओं आदि का समाहार करते हुए उसके स्वरूप का संपूर्णता के साथ विश्लेषण किया है। ठीक है, वो जो अपन ने अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। रस साहित्य की आत्मा है। देखो बेटा, भरत मुनि ने कहा है कि काव्य की आत्मा रस है।
ठीक है। और भरत मुनि ने ये भी कहा है कि अगर आपके काव्य में रस नहीं है तो आपका काव्य कोई अर्थ भी देने में सक्षम में नहीं है। यानी अगर आपके काव्य में, आपके नाटक में रस है तो ही वह आपको काव्य का, नाटक का अर्थ जो है प्रकट करेगा। इसका देखो, रस साहित्य की आत्मा है, इसके अभाव में कोई भी श्रेष्ठत्व को नहीं पा सकता। आचार्य भरत ने तो रस के बिना किसी अर्थ की प्रवृत्ति भी नहीं मानी। ना ही रसाकृत है कैसे तदर्थ है प्रवृत्त है। ठीक है, यानी रस के बिना किसी प्रकार का अर्थ प्रवर्तित नहीं होता है। कौन कहते? भरत मुनि कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी रस के बिना कोई अर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी आपके काव्य में, नाटक में रस होना अनिवार्य है। भरत मुनि के बाद में अपन देखते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि का नाम लेकर उसे महत्व दिया है। किसे? रस को। आनंदवर्धन ने रस को महत्व दिया है ध्वनि का नाम देकर, और बताया है कि रस ध्वनि का प्रधान अंग है। यानी जब आप बोलते हो, आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें रस होना अनिवार्य है। किसने कहा? आनंदवर्धन ने। अतः काव्य में रस की महत्ता स्वयं सिद्ध है। ठीक है, काव्य में रस की महत्ता स्वयं सिद्ध है। कौन कहता है? आनंदवर्धन। इतना ही खूब है आपके लिए। अब देखो रस की व्याख्या। रस सिद्धांत के आधार पर अपन रस की व्याख्या किस प्रकार लिख के आए, वो तो मैंने आपको, रस की परिभाषा आता है तो उसमें लिखना है। ठीक है ना। तो ये रस सिद्धांत अगर आप लिखोगे तो उसमें आपको रस की व्याख्या किस प्रकार लिखनी है। रस की व्याख्या में लिखा गया भरत मुनि का प्रसिद्ध सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र को लेकर विद्वानों ने अपने अपने मस्तिष्क के अनुसार अनेक मान्यताएं और व्याख्याएं की है। क्या? रस की निष्पत्ति मूल पात्रों में होती है, जिसका वर्णन काव्य में किया जाता है। लेखक के हृदय में रस निष्पत्ति होती है। अभिनेताओं के हृदय में रस निष्पत्ति होती है। अभिनेता, अब देखो अभिनेता कौन हो जाएंगे? जैसे नाटक में जो नाटक के पात्र होते हैं, नाटक की भूमिका जो निभाते हैं, जो नाटक खेलते हैं रंगमंच पर, वो कौन होते हैं? अभिनेता। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो नाटक खेल रहा है अभिनेता, उन अभिनेताओं के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। ये कौन कह रहा है? भरत मुनि कह रहा है। ठीक है। अब भरत मुनि तो नाट्य शास्त्र लिखा है। नाट्य शास्त्र शब्द का अर्थ क्या होता है? कि नाटक के नियम, कि आप अगर कोई नाटक लिखते हो तो उसमें कौन कौन से नियमों का आपने को पालन करना चाहिए। और नाटक के नियमों को समझाते हुए ही भरत मुनि ने रस जो है नाट्य शास्त्र की रचना की, और उसमें रस सूत्र की जो है व्याख्या की है। ठीक है। और अब भरत मुनि ने क्या कहा कि लेखक के हृदय में रस की निष्पत्ति, अभिनेता के हृदय में रस की निष्पत्ति और दर्शक के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या के रूप में रस की अर्थ है ना, अलग अलग विद्वान अपने मस्तिष्क के अनुसार देते हैं। आगे देखो, वो अपन ने रस के बारे में देख लिया है। अब देखो रस जो संप्रदाय के जो मुख्य फैक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है ना। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र रचना के 6वें और 7वें अध्याय में नाटक के 4 अंग, वस्तु, अभिनय, संगीत और रस में रस को प्रमुखता दी है। आगे देखो, ये फैक्ट आपको रस सिद्धांत में लिख के आना है बेटा। पॉइंट लगा के भी लिख सकते हो आप, और अगर ऐसे आओ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना। लाइन टू लाइन भी लिख सकते हो, पॉइंट लगा के भी लिख सकते हो। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। बता दिया है मैंने आपको। भरत मुनि ने नाटक को वर्णमय का सर्वश्रेष्ठ रूप स्वीकार कर रस को उसका प्राण स्वीकार किया है। मैंने आपसे कहा था भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है ना। तो यह आ गया, रस को उसका प्राण स्वीकार किया है। किसका? काव्य अर्थात नाटक का। एक बार मैं आपको बता दूं बेटा, मैं काव्य बोल रही हूँ। देखो संस्कृत में पहले काव्य ही लिखा जाता था, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहीं भी काव्य शब्द का उल्लेख नहीं किया है। अब भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे हैं तो नाटक को परिभाषित कर रहे हैं, तो काव्य की जगह भरत मुनि नाटक ही काम में ले रहे हैं। ठीक है। तो उनका मत है कि कोई भी नाट्यांग रस के बिना अर्थ प्रवृत्त नहीं हो सकता, न ही रसादरते कश्चित तदर्थ प्रवृत्ति, जो कि अपन ने पहले पढ़ लिया। भरत मुनि का मत है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के खाद्य व्यंजनों के संयोग से रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से भी रस की निष्पत्ति होती है। ये भी देख लिया अपन ने, ये इसका संस्कृत में है।
ये अपन ने देख ही लिया है। ऐसे आप है ना रस सिद्धांत आए तो पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हो। अब देखो ये आगे वाला सभी के लिए मोस्ट है, बीए फाइनल, एमए, नेट, जेआरएफ वालों के लिए क्या, भरत मुनि का यह रस सूत्र सिद्धांत की व्याख्या विवेचन का आधार बना और भरत मुनि के बाद में रस के संबंध में दो विचारधाराएं चली। कौन सी विचारधाराएं? एक रस का विरोध करने वाली और एक रस को मानने वाली। ठीक है, रस का विरोध करने वाले आचार्य थे भामह, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट आदि प्रमुख थे। और रसवादी आचार्य जो रस को भरत मुनि के रस सूत्र को मानते थे वो थे भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, रुद्रट आदि आते हैं। ठीक है, अब देखो भामह ने क्या कहा। भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानने के कारण रस को अलंकार्य न मानकर, अलंकार यानी सुंदरता बढ़ाने वाला, न मानकर अलंकार स्वीकार करते हुए कहते हैं कि रस रसवत अलंकार है, ये विभाव को ही रस से मानते हैं। अब इसका मतलब ये होता है बेटा कि भामह रस को काव्य की आत्मा नहीं मानते, जबकि एक काव्य को जो है सुंदरता बढ़ाने वाला एक कारक मानते हैं। अब देखो भरत मुनि तो रस को मानते हैं काव्य की आत्मा। अब आत्मा यानी काव्य का आंतरिक तत्व है, आंतरिक तत्व है, अनिवार्य तत्व है। आत्मा शब्द का अर्थ अपन क्या लेते हैं? अरे अगर अपने शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो क्या अपने शरीर का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो भरत मुनि जो है रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, जबकि भामह काव्य रस को काव्य का बाहरी तत्व यानी बाहरी सौंदर्य अलंकार मानते हैं। अलंकार क्या है? अलंकार देखो बाहरी सौंदर्य है, वर्णों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, उपमा देना, ये सब क्या है? बाहरी सौंदर्य है। तो भामह अलंकार को रस को मानते तो हैं लेकिन उतना महत्व नहीं देते जितना भरत मुनि देते हैं। ठीक है, रसवत एक अलंकार का नाम दिया है, अर्थात आत्मा स्वीकार नहीं करते। भामह काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं अलंकार को। ठीक है, ये है। अब देखो एमए के बच्चे, नेट जेआरएफ वाले बच्चे, उनको अगर जो है नहीं मिलता है मैटर तो इसमें देख सकते हैं। देखो रुद्रट अलंकारवादी, ये शांत और प्रेया नामक दो रसों को जोड़कर रसों की संख्या 10 कर दी है। उनका मत है कि रस के अभाव में काव्य शास्त्र की बातें निरस हो जाता है। देखो बीए फाइनल के बच्चों के लिए तो रसवादी धारा और रस विरोधी धारा, यहाँ तक जो है रस सिद्धांत की परिभाषा समाप्त हो जाती है। इतना काफ़ी है। आगे एमए के बच्चे, नेट जेआरएफ के बच्चे अगर वो पढ़ना चाहे तो इनको देख सकते हैं। रुद्रट, शांत और प्रेया नामक दो रसों को जोड़कर रसों की संख्या 10 कर देते हैं। ध्यान देने की बात है, जेआरएफ वाले बच्चों के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए शांत रस कौन मानते हैं? रुद्रट, और प्रेयान रस मानते हैं रुद्रट। तो रसों की संख्या 8 की जगह 10 कर देते हैं। ठीक है, अलंकारवादी उद्भट ने रस का समावेश अलंकार से में करते हुए रस का समर्थन किया है। काव्य अलंकार सार संग्रह है, ये उद्भट की रचना है। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इन्होंने रस का महत्व इस प्रकार देखो, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य कहा तथा वाल्मीकि रामायण को रस का आदि काव्य कहा। रस का आदि काव्य यानी रस को प्रारंभ करने वाला कवि वाल्मीकि है। कौन मानता है? आनंदवर्धन मानता है। जेआरएफ का क्वेश्चन है, इन्होंने दवन या लौकिक ध्वनि का एक प्रमुख भेद रस ध्वनि किया है। कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवित, इन्होंने देखो रस का महत्व माना है, ये आपके पढ़ने की बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही खूब है, बाकी और अपन अगली क्लास में देखेंगे।